सभी को नमस्कार और ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हफ्ते हम आज की दुनिया की कहानियों और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं आज रात के शो में क्या है। एआई की दिग्गज कंपनियां सार्वजनिक होने की तैयारी कर रही हैं, जैसे कि ओपन एआई जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्मों का मूल्यांकन $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच रहा है। तो क्या एआई लंबे समय तक चलने वाली लहर बनने जा रही है, या ये अगला .com बबल हो सकता है जिसमें फूटने का खतरा है? क्या लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गुप्त चीनी एजेंटों के लिए ग्राउंड जीरो बनता जा रहा है, जो सरकारी और सैन्य कर्मचारियों से टॉप सीक्रेट्स उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सा बड़ा देश पहला बन रहा है जो लोकप्रिय वजन घटाने की दवा ओजेम्पिक को आम लोगों के लिए भी सुलभ बना रहा है, जिनकी जेब इतनी गहरी नहीं है? अब कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका हाई अलर्ट पर है क्योंकि मेक्सिको से मांस खाने वाला नया परजीवी अमेरिकी सीमा की ओर बढ़ रहा है। USDA के अनुसार न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म पिछले साल भर में मेक्सिको में फैल रहा है और अब ये टेक्सास में भी पाया गया है। ये परजीवी 3 हफ्ते के बछड़े में पाया गया था। स्क्रूवॉर्म परजीवी मक्खियां हैं जिनकी मादा खुले घावों व स्तनधारियों की झिल्लियों में अंडे देती है, जिसमें पालतू जानवर भी आते हैं और ये जानलेवा हो सकता है। टेक्सास में 1.2 करोड़ से अधिक मवेशी हैं और ये अमेरिका का 15% हिस्सा है। बीफ उत्पादन होता है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट से और जानें। मैं चाहता हूं कि सब जाने न्यू वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म के फैलाव को रोकने और इलाज का एक बेहतरीन और पुराना तरीका है। एक इलाज और रोकथाम का तरीका जिसे संघीय सरकार ने पहले भी लागू किया है। स्क्रूवॉर्म हमारे प्यारे पालतू जानवरों के लिए भी खतरा पैदा करता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इंसानों में संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ही कम या ना के बराबर है। अब बोलिविया की ओर रुख करते हैं। वहां विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दसियों हजार किसान, खनिक और आदिवासी समुदाय राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज के इस्तीफे की मांग को लेकर जुट रहे हैं। 1 महीने से अधिक समय से उन्होंने देश भर की मुख्य सड़कों पर करीब 100 अवरोधक लगा दिए हैं। इस सप्ताह देश के सबसे बड़े कृषि औद्योगिक क्षेत्र की एक रणनीतिक सड़क पर 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जब वे संख्या में कम थे और पीछे हटना पड़ा। राष्ट्रपति पाज पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे देश के पिछले 4 दशकों के सबसे बड़े आर्थिक संकट, जिसमें 15% महंगाई है, का जवाब देने में असफल रहे हैं। अल्बानिया में हजारों लोग एक लग्जरी रिजॉर्ट के विरोध में हैं, जिसे जैरेड कुशनर से जुड़ी कंपनी समर्थन दे रही है। वो अमेरिका के मध्य पूर्व दूत और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद हैं। अल्बानियाई झंडे बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और $1.6 अरब की परियोजना पर अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। तट के पास एक द्वीप पर, जो एक संरक्षित वेटलैंड के बगल में स्थित है, जहां फ्लेमिंगो, सील और समुद्री कछुए जैसे सभी प्रकार के जानवर रहते हैं, और ये वही जगह है जहां वे घोंसला बनाते हैं। हम सब मिलकर अपने देश, अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं और मैं अपने बच्चों की सुरक्षा कर रही हूँ, ताकि 20 साल बाद वे एक खुशहाल जीवन जी सकें। और मुझे नहीं पता, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका अंत सभी के लिए अच्छा होगा। ये लगभग 2 वर्ग मील का द्वीप न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से लगभग दुगना बड़ा है, लेकिन इस वर्तमान प्रस्ताव के तहत केवल भूमि के एक हिस्से का ही विकास किया जाएगा। ये विकास से जुड़े अधिकारियों के अनुसार है। अब एशिया में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने व्यापार और स्टार्टअप्स मंत्री को प्रधानमंत्री चुना है। अगर संसद मंजूरी देती है तो हाँ, 20 साल में पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। अगर वे चुने गए तो उनसे देश के एआई परिवर्तन का नेतृत्व करने की उम्मीद है, जिससे दक्षिण कोरिया की आर्थिक वृद्धि संभव है। और अब हम शिखर पर पहुंच गए हैं। तो क्या एआई ना केवल हमारे इंटरनेट सर्फ करने, टेक्स्ट लिखने, इमेज बनाने और बहुत कुछ करने के तरीके को बदल रहा है, बल्कि ये हमें वास्तव में कितनी दूर तक ले जा सकता है बिना इस बुलबुले के फूटे?
आज रात हमारे पैनल और बहस में न्यूयॉर्क सिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टीफन वॉरहैफ्टिग, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट टीएमटी इक्विटी रिसर्च, और साथ ही दिमित्रिस वुल्गारिस, चीफ इकोनॉमिस्ट अरोरा मैक्रो स्ट्रैटेजीज। हमारे साथ जूम पर आए 24 न्यूज इंग्लिश के सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टमैन जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। हमारी बहस शुरू करने से पहले आइए थोड़ा पृष्ठभूमि जान लेते हैं। AI अब केवल सिलिकॉन वैली का प्रयोग नहीं है। ये लोगों के वेब सर्च करने, ईमेल लिखने, इमेज बनाने, सॉफ्टवेयर कोड करने, वीडियो बनाने और यहाँ तक कि अपने व्यवसाय के कुछ हिस्से चलाने के तरीके को भी बदल रहा है। लेकिन जैसे जैसे AI बड़ा होता जा रहा है, सवाल भी उतना ही बड़ा होता जा रहा है। इस उछाल में कितना सच है और कितना सिर्फ प्रचार है? निवेशक AI कंपनियों में भारी निवेश कर रहे हैं और एंथ्रोपिक व ओपन AI जैसी कंपनियां रिकॉर्ड वैल्यूएशन पर पहुंच रही हैं, जबकि चिप्स व कंप्यूटिंग लागत बढ़ रही है। रॉयटर्स ने कहा है कि असली सवाल AI का उछाल कब खत्म होगा नहीं, बल्कि इसके बाद बाजारों पर क्या असर पड़ेगा। इसी समय प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होती जा रही है। चीनी कंपनियां जैसे डीप सीक कम लागत में शक्तिशाली AI मॉडल बनाकर अमेरिकी कंपनियों पर दबाव डाल रही हैं और निवेशकों को मौजूदा नेताओं के भविष्य पर सोचने पर मजबूर कर रही हैं। साथ ही रोजगार का सवाल भी है। AI कर्मचारियों को तेजी से काम करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये लेखकों, डिजाइनरों, कोडर्स, शोधकर्ताओं, ग्राहक सेवा एजेंटों और कार्यालय कर्मचारियों द्वारा पहले किए जाने वाले कार्यों को भी बदल सकता है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि कुछ नौकरियां पहले ही उन भूमिकाओं में जा रही हैं जहां AI मानव कार्य को बदल सकता है, जबकि अन्य भूमिकाएं बढ़ रही हैं जहां AI कर्मचारियों का समर्थन करता है, उन्हें बदलता नहीं है। अब बहस ये नहीं है कि AI अर्थव्यवस्था बदलेगा या नहीं, ये पहले से ही हो रहा है। असली सवाल ये है कि क्या यह स्थायी तकनीकी क्रांति की शुरुआत है या AI की दौड़ इतनी तेज है कि बुलबुला फूट सकता है इससे पहले कि दुनिया उसके परिणामों के लिए तैयार हो। तो यही है $1 ट्रिलियन का सवाल। अगर हम ओपन AI की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी कहा, तो अब हम अपना पैनल शुरू करने जा रहे हैं। हम स्टीफन के साथ शुरू करेंगे। आपके पास जवाब देने के लिए 30 सेकंड हैं, फिर हम सवालों को गहराई से देखेंगे। तो एक बार फिर, क्या ये AI का उछाल सच में असली है या ये एक बुलबुला है जो हर तरह से फूट सकता है, चाहे वो हमारे पैसों के लिहाज से हो, हमारे निवेश के लिहाज से हो, या इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जानकारी और हर तरह की चीजें बनाने के लिए हो। तो हम स्टीफन से शुरू करेंगे। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि ये पूरा AI का विकास एक असली उछाल है। ये वैसा नहीं है जैसा हमने पहले देखा था, जैसे 1990 के दशक के अंत में .com बुलबुले के साथ हुआ था। मुझे लगता है ये चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि इन AI टेक्निक्स में निवेश करने वाली कंपनियों की बैलेंस शीट और फ्री कैश फ्लो प्रोफाइल मजबूत है। मुझे लगता है कि ये .com बबल से अलग है, जहां उस समय की शुरुआती स्टार्टअप्स ने ज्यादा कैश चलाकर बबल को बढ़ाया था। मुझे लगता है हम अभी भी AI क्रांति की शुरुआत में हैं, जो केंद्र में है। ठीक है दिमित्रिस, आपकी क्या राय है? आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि इस तकनीकी क्रांति के बारे में सबसे दिलचस्प बात, जैसे हर दूसरी तकनीकी क्रांति में होती है, ये है कि ये दोनों हो सकती है। ये असली भी हो सकती है और एक बुलबुला भी। 19वीं सदी के अंत में रेलवे एक महत्वपूर्ण तकनीक थी जिससे लोग आज भी यात्रा करते हैं, लेकिन इसने एक वित्तीय बुलबुला भी बनाया था। स्टीफन ने जिस .com बुलबुले और गिरावट का जिक्र किया, वो असली तकनीक पर आधारित था। आज हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब भी बुलबुला था। दोनों संभव है। ये लंबी अवधि में परिवर्तनकारी और छोटी अवधि में भारी मूल्यांकन ला सकता है। और हाँ, बिल्कुल, जैसे हर चीज में होता है, ये सब कुछ काला या सफेद नहीं है। और अब ऑल्टरमैन अपनी राय देने वाले हैं। तुम्हें क्या कहना है मेरे दोस्त? एमिली, ये 2-1 पर खत्म होगा। मैं दिमित्रिस के साथ हूं और उनका पक्ष लेने वाला हूं। देखो, जब आप इस पर लेख और टिप्पणियां पढ़ते हैं तो 19वीं सदी के रेलवे, 2000 के दशक की .com बबल और इन सब के बीच की बातें सामने आती हैं। अगर यहाँ बबल ना होता तो ये अजीब लगता। डेटा सेंटर्स में बाहरी निवेश जैसी समानताएं हैं। ये 19वीं सदी में रेलवे ट्रैक बिछाने जैसा है। यहाँ कम से कम 2 बड़े जोखिम हैं। एमिली, आपने चीन और चीनी कंपनियों द्वारा अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों को असमान रूप से पछाड़ने और नियामकीय जोखिमों की संभावना का जिक्र किया। हमारे पास शानदार 7 कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट के मार्केट कैप का लगभग 60% है। ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। क्या नियामक बड़ी कंपनियों का फायदा छीन सकते हैं और क्या इससे उनकी वैल्यूएशन प्रभावित होगी? समय समाप्त हो गया है, हमें आपके पास फिर से लौटना होगा।
ठीक है, हम इसे क्रम में रखने और किसी तरह की उलझन से बचने के लिए ऐसा करेंगे, क्योंकि आप सभी हमारे साथ दूर से जुड़ रहे हैं। तो हम फिर से क्रम में शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टीवन से। सवाल है कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां खुद पर जो मूल्यांकन लगा रही हैं, क्या वे वाजिब हैं? क्या आपको लगता है कि उनका मूल्यांकन बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जिससे उपभोक्ताओं या निवेशकों को समस्याएं हो सकती हैं? मेरा मानना है कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक दोनों की वैल्यूएशन उचित है। मैं कहना चाहता हूं कि ये वे कंपनियां हैं जिन्होंने 20 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि दर देखी है, और दोनों कंपनियों में यही देखने को मिल रहा है। एंथ्रोपिक ने $47 अरब और ओपन एआई ने $25 अरब की वार्षिक रन रेट हासिल की है। ये कुछ साल पहले ओपन एआई के लिए $2 अरब का और एंथ्रोपिक के लिए 0 था। तो इन एआई कंपनियों से जो अभूतपूर्व वृद्धि हम देख रहे हैं, यही वजह है कि वे आज जो वैल्यूएशन पा रही हैं उसकी वे हकदार हैं। डिमित्रिस, क्या आप सहमत हैं? और क्या इतने प्रतियोगियों से फ्री मार्केट पर असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि ये कंपनियां फिलहाल निजी निवेश से चल रही हैं और इनके पीछे बहुत गंभीर कारण हैं जो असली पैसे के साथ इन वैल्यूएशंस को सपोर्ट करते हैं। तो क्या वे इस वैल्यूएशन की हकदार हैं? बिल्कुल हैं। लोग उसी वैल्यूएशन पर निवेश कर रहे हैं। अब जब ये पब्लिक होंगी तो मुझे लगता है कि एक सवाल जरूर उठेगा, क्या इसमें जोखिम होगा? क्या ये वैल्यूएशन आईपीओ के बाद और 2-3 सालों तक बनी रहेगी? और मुझे लगता है कि इसका जवाब है कि हम नहीं जान सकते। यही जोखिम है, और बिना जोखिम के आप इक्विटी मार्केट या किसी भी अन्य मार्केट में रिटर्न्स नहीं कमा सकते। तो हाँ, बिल्कुल, वे जिस वैल्यूएशन के हकदार है वो उन्हें मिल रही है। लोग इसमें असली पैसा लगा रहे हैं। क्या ये अगले कुछ सालों में चलेगा? कौन जानता है। यही जोखिम और रिटर्न है। समय बताएगा। जब भी आर्थिक प्रगति होती है, इतिहास ने कई बार इसे साबित किया है। ओविन, आपके क्या विचार हैं? ये कंपनियां क्रांतिकारी काम कर रही हैं एमिली, इसमें शक नहीं। लेकिन सिद्धांत रूप में कोई न कोई कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। हमें नहीं पता ये वर्तमान या भविष्य का मूल्य है, क्योंकि इन कंपनियों के मूल्यांकन और शेयर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और संभावित प्रतिस्पर्धी हैं, खासकर चीन में, जिन्होंने एक बहुत ही अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ की परिस्थितियां सच में सतर्कता बरतने की मांग करती हैं। मुझे लगता है ये खतरे का संकेत है कि न्यूयॉर्क में शेयर मूल्यांकन में इतनी कम कंपनियों का बड़ा हिस्सा है। इससे निवेशकों के पैसे और रिटायरमेंट फंड्स की एक बड़ी रकम सिर्फ कुछ ही कंपनियों के पास चली जाती है। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? और इसका क्या मतलब है जब हमारा इतना सारा पैसा और हमारा भविष्य इतनी कम कंपनियों और बहुत कम लोगों के फैसलों पर टिका हुआ है? और जैसा कि आप चीन के पहलू की बात कर रही हैं, हमें पता है कि वे चीजों को बहुत जल्दी और बहुत सस्ते में बना सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और कितनी जल्दी ये एक बड़ी प्रगति को चुनौती दे सकता है, जो इन दूसरी कंपनियों के दामों और शेयरों को भी प्रभावित करेगी? मुझे लगता है ओवेन, अगर आप इसे पूरा करना चाहें तो कर लें, फिर हम स्टीफन और दिमित्रिस के पास जाएंगे। बिल्कुल अजीब लगता है कि चाइन जो वैश्विक शक्ति है, एआई में असममित लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन यही स्थिति है। अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के कारण इसे वे सेमीकंडक्टर और एआई चिप्स नहीं मिल रहे हैं जो अमेरिकी कंपनियों को आसानी से मिलते हैं। ये ट्रंप और बाइडेन दोनों के समय की सोच समझकर बनाई गई अमेरिकी नीति है। चीनी कंपनियों ने खुद को ढालने के तरीके खोज लिए हैं और अपनी सीमाओं के कारण वे और भी समझदार बन गई हैं। हमने देखा कि डीप सीक के मॉडल की खबर सामने आने पर कितना बड़ा झटका लगा। चीनी कंपनियों ने ऐसे तरीके निकाले हैं जिससे वे अमेरिकी कंपनियों जितना अच्छा नहीं पर काफी सस्ता काम कर सकती हैं। अपनी जानकारी ओपन सोर्स में डालकर उन्होंने बाजार में पहुंच बढ़ाई। चीनी लोग अलग तरीके से काम कर रहे हैं जिससे उन्हें फायदा मिल सकता है। फिर से इससे उन लोगों के लिए जोखिम बढ़ जाता है जिनमें से हम में से कई लोग किसी न किसी रूप में सीधे या परोक्ष रूप से इन 7 बड़ी टेक कंपनियों में निवेशित है। और स्टीफन, मेरा मतलब है, अगर चीन सस्ते मॉडल बनाना शुरू कर दे तो इसका फ्री ट्रेड और मार्केट्स के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? क्या निवेशकों को बड़े ट्रेड करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए? मेरा मतलब है, जब बात चीन से आने वाली चीजों की होती है तो हम डीप सीक जैसी कंपनियों से तकनीकी दृष्टिकोण से काफी ज्यादा प्रगति देख रहे हैं। मेरा मतलब है, जब हम सोचते हैं तो ये एआई के कुल बाजार अवसर को भी बढ़ाता है। हम इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि जेवॉन्स पैराडॉक्स में इन्फ्रेंस और क्षमताओं तक पहुंचने की लागत कम होने पर क्या होता है। समय के साथ ये बाजार खुलेगा। एआई तकनीकी प्रगति में अमेरिका चीन से आगे है।
मुझे लगता है कि आगे कीमतों पर चर्चा होगी, लेकिन आने वाले वर्षों में ये बाजार का अवसर बढ़ाता रहेगा। ठीक है, एक और सवाल दिमित्रियस, आप तैयार हैं? मैं आपको पहले बोलने दूंगी। चलिए नौकरियों के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है जैसे हम औद्योगिक क्रांति के बारे में कह रहे थे, लोग चीजें हाथ से सिलते थे, वे डर गए थे अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। और फिर हमने देखा कि इससे समाज में एक बड़ा बदलाव आया। लोगों को एआई से नौकरियां जाने और इंसानों की जरूरत कम होने का कितना डर होना चाहिए? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सवाल है और ये कहना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर आपकी नौकरी एआई से खतरे में है तो बिल्कुल आपको डरना चाहिए। अगर नहीं तो कम से कम इस बात से अवगत रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि एआई आपके क्षेत्र में आपको कहाँ प्रभावित कर रहा है। हम अर्थशास्त्री के रूप में ऐसा करते हैं, हम विश्लेषक के रूप में भी ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि सभी को पता होना चाहिए कि एआई उन पर कैसे असर डाल रहा है और उनके पास योजना होनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पे, जैसा आपने वस्त्र निर्माण का जिक्र किया, इससे श्रम की ताकत खत्म नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं था कि सभी को काम नहीं करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि एआई एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाएगा जिसमें कोई भी काम नहीं करेगा, कम से कम निकट भविष्य में नहीं। जब मैं कहता हूं निकट भविष्य तो मेरा मतलब है अगले 100 वर्षों में नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है स्टीव ने जेवेंस पैराडॉक्स का उल्लेख किया। जब अधिक उत्पादक होना आसान हो जाता है तो श्रम वास्तव में और अधिक मूल्यवान हो जाता है। जब हम अधिक पूंजी आवंटित करते हैं जिसे लोग उपयोग कर सकते हैं तो उनका काम और अधिक मूल्यवान हो जाता है। वे इसके साथ अधिक कर सकते हैं, वे इसके साथ अधिक उत्पादक और साथ ही अधिक रोचक चीजें कर सकते हैं। मुझे लगता है यह एक आशावादी तस्वीर है। लोगों के लिए करने के लिए उबाऊ काम कम होंगे और समर्पित लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत अधिक रोमांचक चीजें होंगी। हाँ, मेरा मतलब है एआई से जो टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे निश्चित रूप से एक दक्षता का पहलू है। क्या आपको लगता है इससे नए उद्यमी और रचनात्मक दृष्टिकोण सामने आएंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियां एआई बदल सकती हैं? ओवन, आपकी क्या राय है? क्या आप पहले जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे जेवेंस पैराडॉक्स बहुत पसंद है। इससे मैं कुछ हफ्ते पहले मिला था और ये शानदार है। एमिली, इसका अर्थ है कि आप किसी चीज को लें, जैसे ग्राफिक डिजाइन। ओपन एआई और इन कंपनियों के आने से पहले आपको किसी ग्राफिक डिजाइनर को पैसे देने पड़ते थे ताकि वो आपके लिए किसी चीज का लोगो बना सके जिसे आप चला रहे थे। अब आप एक चैटबॉट पर जा सकते हैं, जैसा कि मैंने कुछ महीने पहले किया था। उसे निर्देश दे सकते हैं और वो तुरंत लोगो बना देता है। आप उससे कुछ मिनट बात करते हैं और आपको ये लगभग मुफ्त में मिल जाता है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग एक दूसरे को चाहेंगे। हम उन्हें वॉलपेपर पर कम कीमत में लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि ग्राफिक डिजाइन की मांग बढ़ेगी और लोगों के लिए इसके उपयोग का दायरा और क्षितिज विस्तृत होगा। और शायद जो ज्यादा जटिल प्रोजेक्ट्स हैं वे ऐसे होंगे जिन्हें इंसानों से करवाना चाहेंगे। तो जो ग्राफिक डिजाइनर बाहर हैं वे 90% या 99% प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, लेकिन जो 1% या 10% प्रोजेक्ट्स वे करेंगे, जो कि बहुत बड़ी संख्या में होंगे, वे कहीं ज्यादा दिलचस्प होंगे। मैं जेवेंस पैराडॉक्स ऐसे ही समझता हूं और लगता है कि कुछ क्षेत्रों, खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यही हो रहा है, शायद कुछ अन्य क्षेत्रों में भी। ये दिलचस्प और आशाजनक परिदृश्य है कि एआई कैसा हो सकता है। हालांकि और भी कई परिदृश्य हैं। ये सब अब भी अनजान क्षेत्र हैं। स्टीफन, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? फिर से पूछूं, क्या लोग ज्यादा रचनात्मक होंगे और शायद वे चीजें करेंगे जो उन्हें अपने रोजमर्रा के काम से ज्यादा पसंद है, वो काम जो एआई कर सकता है? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो अब तक कहा गया है। मेरा मतलब है, जब हम उन कुछ प्रगति के बारे में सोचते हैं जो इन नौकरियों से आने वाली हैं, तो वे धीरे धीरे होंगी और हम ये भी ठीक से नहीं बता सकते कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होने वाला है। मेरा मतलब है, जब हम इन तकनीकी क्रांतियों के बारे में सोचते हैं जो हो रही हैं, तो 1950 के दशक में कुछ नौकरियां थी जो 2000 के दशक तक आते आते खत्म हो गईं, जब इंटरनेट वास्तव में पूरे एंटरप्राइज इकोसिस्टम में शामिल होने लगा। और हमें भी यही उम्मीद करनी चाहिए। एआई क्रांति के चलते जितनी नौकरियां खत्म होंगी उससे कहीं ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। अभी जो नौकरियां खत्म हो रही हैं वे एंट्री लेवल और निचले स्तर की हैं, लेकिन इससे लोगों को आगे बढ़ने, उच्च कौशल वाले काम करने और ऐसी नौकरियों की ओर बढ़ने के मौके मिलते हैं जो वाकई ज्यादा मूल्य प्रदान कर सकती हैं। और चलिए सरकारी नियमों की बात करते हैं। ये ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जैसा कि हम जानते हैं, प्रभावित करेंगी, बल्कि इसकी आर्थिक और मूल्य की दृष्टि से भी असर डालेंगी। और मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे शेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खरीदे बेचे जा रहे हैं, ना कि स्टॉक ब्रोकर या इंसान फैसले ले रहे हैं। क्या ये भी एक कारण हो सकता है?
मेरा मतलब है ये कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को प्रभावित करेगा। सरकारी नियम तो हमेशा रहेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा रेगुलेट नहीं कर सकते, जैसा यूरोप में देखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति में वहां के लोग मानो अभी भी पाषाण युग में जी रहे हैं। एआई विकास अब अमेरिका बनाम चीन जैसा बन गया है, लेकिन पूरे उद्योग को न तो रेगुलेट किया जा सकता है और ना ही इसकी दिशा रोकी जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने पर हम चीन से पिछड़ जाएंगे। तो ये वाकई में रेगुलेटर्स के लिए एक अच्छा सवाल है कि वे जरूरत से ज्यादा रेगुलेशन ना करें, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से इसे एक हद तक रेगुलेट करना भी जरूरी है। और दिमित्रिस, आपका क्या विचार है? देखिए, यूरोपियन प्रतिनिधि के तौर पर मुझे स्टीवन से सहमत होना पड़ेगा। यूरोप में रेगुलेशन है पर एआई नहीं। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि अमेरिका का तरीका कहीं बेहतर है। अब ये बात कहने के बाद, और जैसा कि हमने एंथ्रोपिक के नए मॉडल में देखा जिसमें साइबर सुरक्षा की कमजोरियां सामने आई, कंपनियों के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है व्हाइट हाउस इस मामले में अच्छा काम कर रहा है। वो सबको साथ लाकर बातचीत करवा रहे हैं। तो आप जानते हैं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को पहले ही सुलझाया जा सकता है, इससे पहले कि ये चीजें आम जनता के लिए जारी की जाए। और ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे लगता है कि हर देश को इसका कोई ना कोई हिस्सा होना चाहिए। लेकिन मैं स्टीव से पूरी तरह सहमत हूँ। अधिक नियम कानून उद्योग खत्म कर देते हैं और आपकी अर्थव्यवस्था को नई तकनीक का लाभ नहीं लेने देते। ओवन? खैर, ये बहुत ही चौंकाने वाला है जब आप उदाहरण के लिए एमिली अमेरिकी नियमों को चीन के मुकाबले देखते हैं। चीन के संदर्भ में तेज अलगाव और वैश्वीकरण से पीछे हटने की प्रवृत्ति दिखती है, और ये सिर्फ कई उदाहरणों में से एक है, और ये समझना जरूरी है कि इसकी भी सीमाएं हैं। अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों पर गवाही को देखिए और यह स्वीकारोक्ति कि तमाम अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के बावजूद इन उत्पादों में से कुछ अब भी चीनियों तक पहुंच रहे हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका केवल इन्हीं पर निर्भर नहीं रह सकता ताकि चीन की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बंद या सीमित किया जा सके। अंत में अमेरिकी कंपनियों को चीनियों के मुकाबले खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हमने कहा था कि चीनी असममित युद्ध लड़ रहे हैं और एआई मॉडल बना रहे हैं जो अमेरिकी मॉडल जितने अच्छे नहीं, लेकिन शायद बहुत सस्ते हैं, जिससे चीन को बढ़त मिल सकती है। हमने यहाँ इजराइल में और दुनिया के कई हिस्सों में देखा है कि ये कैसे युद्ध को बदल चुका है ना? सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके कहीं ज्यादा महंगे हथियार प्रणालियों को बेअसर बना दिया गया है। और एक ऐसा परिदृश्य है, कम से कम जो मैंने देखा है, जिसमें एआई भी उसी दिशा में जा सकता है। तो मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सामान्य समझदारी के साथ नियम बनाना ताकि इसे रोका जा सके या कम से कम इसमें देरी की जा सके, बहुत समझदारी भरा कदम है, बशर्ते उस रणनीति की सीमाओं को भी यथार्थवादी तरीके से समझा जाए। और अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने लाभ को बनाए रखने के तरीके खोजने की आवश्यकता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए डेटा सेंटर्स के लिए ऊर्जा की समस्या से निपटना जरूरी है, जहां चीनी कंपनियों को भी नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के कारण बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। तो दरअसल मेरा मतलब है, चिप्स, ऊर्जा, डेटा सेंटर्स की लागत, जैसे जैसे एआई आगे बढ़ता और रियल टाइम में प्रगति करता है, इसका टिकाऊपन कैसे प्रभावित होगा? स्टीफन? देखिए, ठीक है, मुझे लगता है लोग जो तुलना करते हैं वो रेलवे से करते हैं, है ना? 19वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे बनाई गई थी, जैसा कि हमने इस बातचीत में सुना है। ये एक बहुत बड़ी नवाचार थी। इससे अर्थव्यवस्था बहुत अधिक कुशल हो गई थी, और लोगों ने लंबे समय तक ट्रेनों में सफर किया और सामान भी ट्रेनों के जरिए भेजा। आज तक भी ऐसा हो रहा है। रेलवे की तरह डेटा सेंटर्स का भी जरूरत से ज्यादा बन जाने का जोखिम है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पर्याप्त डेटा सेंटर्स नहीं होंगे और ये एआई के विकास में बाधा बन सकता है। तो ये एक ऐसा कारक है जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। मेरा मानना है कि इतिहास हमें सतर्क रहने और समझने की सीख देता है कि इससे भी एक तरह का बुलबुला बन सकता है। बिल्कुल सही। और साथ ही स्टीफन, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति ने कई तरह की चीजों को जन्म दिया, जैसे कोयला और वे सभी पर्यावरणीय समस्याएं जिनका हम सामना कर रहे हैं। हाँ, एआई एक तरह से हवा में है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं, न सिर्फ उन तरीकों से जिनके बारे में शायद हमें अभी पता भी नहीं है, बल्कि जैसा कि हमने बात की थी, इन चिप्स की लागत वगैरह के संदर्भ में भी। मेरा मतलब है, जब हम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों ओर पूरे निर्माण के बारे में सोचते हैं, जब हम डेटा सेंटर्स के बारे में सोचते हैं, जब हम बिजली के बारे में सोचते हैं, तो ये वाकई एक दीर्घकालिक खेल है। मैं मतलब है, यही वो चीजें हैं जिसमें ये सभी हाइपरस्केलर्स भारी मात्रा में पूंजी निवेश कर रहे हैं। मेरा मतलब है, वे इस साल एआई कैपेक्स खर्च को पिछले साल के मुकाबले दुगना कर रहे हैं, और वे सच में उस मौके को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वे देख रहे हैं कि उनकी पाइपलाइन में बहुत सी मांग के लिए क्षमता अभी भी कम पड़ रही है।
तो मांग आपूर्ति से ज्यादा है। यही हम अभी देख रहे हैं। और आप वाकई में दीर्घकालिक स्थायी आरओआई हासिल करने के लिए कम निर्माण करने के बजाय ज्यादा निर्माण करना पसंद करेंगे। ठीक है दिमित्रिस, हम आप पर खत्म कर रहे हैं। इस सवाल पर आखिरी राय। देखिए, अगर बाजार के नजरिए से देखें तो समझना जरूरी है कि ये डिप्लॉयमेंट और पूंजी निवेश बहुत महंगा है। ये इतना महंगा है कि गूगल जैसी कंपनियां, जिनकी कुछ साल पहले तक बैलेंस शीट साफ थी और उन पर कर्ज नहीं था, हर साल अपने शेयर धारकों को नगद लौटाने वाली ये कंपनियां अब सिर्फ वैश्विक ऋण बाजारों में ही नहीं जा रही हैं निवेश के लिए पर्याप्त पैसा जुटाने के लिए, बल्कि इक्विटी बाजारों में भी जा रही हैं। यही हमने पिछले हफ्ते देखा था। और फिर मेटा ने शुक्रवार को वही करने की कोशिश की, या उन्होंने घोषणा की कि वे भी इक्विटी जुटा सकते हैं, और यही बात बाजारों को डरा गई। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, यहाँ समझने वाली एक बात यह है कि इसके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। और आप जानते हैं, मौजूदा मूल्यांकन पर यह देखना बहुत मुश्किल है कि निवेशक, जनता और वैश्विक बचत इसे उपलब्ध करा पाएंगे। तो मुझे लगता है यही खतरा है। पूंजी की जबरदस्त मांग है। क्या बाजार इसे पूरा कर सकते हैं? क्या वे गूगल के 80 बिलियन जुटाने, स्पेसएक्स के आईपीओ लाने, एंथ्रोपिक के आईपीओ लाने, ओपन एआई के आईपीओ लाने और मेटा के पैसे जुटाने को ये सब 6 महीने के भीतर पूरा कर सकते हैं? मुझे लगता है यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप सभी का धन्यवाद। ये दिलचस्प बातचीत थी, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। अब आगे क्या होता है समय बताएगा, लेकिन फिर भी एआई हर दिन विकसित हो रही है और बेहतर होती जा रही है, तो ये निश्चित रूप से हमारे संसार में बहुत तेजी से बदलाव ला रही है। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं मत जाइए, हम जल्दी लौटेंगे। छोटा ब्रेक लीजिए, हम बहुत कुछ लेकर आएंगे। बिल्कुल। ग्लोबल आई में स्वागत है। अब चीन और उत्तर कोरिया की 900 मील सीमा होने के बावजूद चीन के नेता पिछले 7 साल में उत्तर कोरिया नहीं गए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन इस हफ्ते 2 दिन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी कर रहे हैं। वे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें पर्यटन और सैन्य सहयोग भी शामिल है। सालों से इस रिश्ते में तनाव रहा है, क्योंकि चीन ने किम जोंग उन से परमाणु कार्यक्रम छोड़ने की मांग की है। पिछले हफ्ते उत्तर कोरियाई नेता ने परमाणु शस्त्रागार के तेजी से विस्तार का आह्वान किया। इसी तरह उत्तर कोरिया चीन पर अत्यधिक निर्भर होने को लेकर सतर्क रहा है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोमालिया में सुरक्षा बल देश की राजधानी मोगादिशु में व्यवस्था बहाल करने में सक्षम रहे हैं। सरकारी बलों की विपक्षी राजनेताओं से जुड़ी मिलिशियाओं के साथ झड़पें हो रही हैं। पुलिस विपक्षी लड़ाकों से हथियार और गोला बारूद जब्त करने में सफल रही। राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पद पर बने रहने के फैसले के खिलाफ नियोजित विरोध से पहले हिंसा भड़क गई। 1991 में केंद्रीय सरकार के पतन के बाद से सोमालिया दशकों से संघर्ष झेल रहा है और अब भी एक इस्लामी विद्रोह से जूझ रहा है। स्पेन में 1 मिलियन से अधिक लोग मैद्रिद के प्लाजा मेयर में पोप लियो 14वें की शोभा यात्रा और प्रार्थना में शामिल हुए, जिससे स्पेन के कैथोलिक धार्मिक उत्साह को मजबूती मिली। ये सपना जैसा और अद्भुत रहा है। पोप हमसे मिलने मैद्रिद आए। हम बहुत उत्साहित और अविश्वसनीय महसूस कर रहे हैं। सच में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। यह कमाल है। आपने इसे हमारे पास से देखा। जैसा कि आप देख सकते हैं, युवा बड़ी संख्या में आए हैं। वे शनिवार रात की जागरण सभा में भी उपस्थित थे, जहां अनुमानित 6 लाख लोग पोप के साथ प्रार्थना में घुटनों के बल बैठे थे। स्पेन की वर्तमान समाजवादी सरकार के बावजूद इस पीढ़ी में फिर से रुचि दिख रही है। नेपाल में पहली बार 1000 लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जिससे ये सबसे व्यस्त सीजन रहा। हालांकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना खतरनाक था, क्योंकि एक बड़ा हिमखंड रास्ते में आ गया, जिससे चढ़ाई में देरी और खतरा बढ़ गया। नेपाली गाइड दावा शेरपा 6 दिन पहले पहाड़ से गिरते हुए आखिरी बार देखे गए थे और उन्हें मृत माना जा रहा था। आप देख सकते हैं कि उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, जबकि परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था।
चमत्कारिक रूप से वे जीवित मिले और काठमांडू अस्पताल ले जाए गए। जब हमें पहली बार इसके बारे में पता चला तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति वाकई हमारे पिता हैं या नहीं। पक्का करने के लिए हमने फोटो मंगवाई, तभी हमें यकीन हुआ और हम खुश हुए। दावा शेरपा कहते हैं कि उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया था और उतरते समय वो पीछे रह गए। वो खुद भी मरने के लिए तैयार हो रहे थे, भले ही उनके पूरे समुदाय में लोग अपना जीवन शेरपा के रूप में काम करने को समर्पित करते हैं। लेकिन वो अपनी जान बचाने का श्रेय बर्फ चबाने और अपनी जेब में चॉकलेट मिलने को देते हैं। अब आइए इस हफ्ते की दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जो शायद आपने मिस कर दी हो। लिंक्डइन एक बिजनेस और नेटवर्किंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सरकारी राज साझा करने का टूल नहीं। फाइव आइज, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस का गठबंधन है, ने चीन से गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। संयुक्त बुलेटिन में उन्होंने बताया कि चीनी जासूस सरकारी और सैन्य कर्मियों को राज बताने के लिए भर्ती करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, हम कुछ गंभीर सवाल पूछने वाले हैं और हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पूर्व CIA गुप्त ऑपरेशंस अधिकारी माइकल बेकर। नमस्ते, यहाँ आने के लिए धन्यवाद माइकल। बिल्कुल, धन्यवाद। तो सबसे पहले ये सचमुच बहुत डरावनी बात है। बहुत सारे लोग लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं। कितने समय से ऐसा माना जा रहा है कि ये जासूस खुफिया जानकारी और राज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे? खैर, ईमानदारी से कहूं तो शायद जब से लिंक्डइन काम कर रहा है तभी से। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं, ये जो विचार है कि चीनी खुफिया तंत्र, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी हो या PLA के खुफिया विभाग, वे जो भी उनके पास उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। और वे शायद सबसे आक्रामक अपराधी साबित हुए, चाहे हम इसे जासूसी कहें, आर्थिक जासूसी कहें या साइबर शरारतें। तो लिंक्डइन का इस्तेमाल ये भी उनके टूल किट का एक और साधन है, अगर यूं कहें तो। मेरा मतलब है, उन्होंने इसका कैसे इस्तेमाल किया। अगर कोई लिंक्डइन पर मुझसे नौकरी को लेकर निजी सवाल पूछे तो मुझे शक होगा, और मैं तो कोई ऐसी इंसान भी नहीं हूं जिसके पास सरकारी राज रखने वाली तनख्वाह हो। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन असलियत ये है कि तरीका माफ कीजिए, मैं अपने बड़े बड़े शब्दों के लिए मशहूर नहीं हूं, तभी सच में बदला ही नहीं है। जो बदला है वो है टेक्निक, और उसी ने इंटेल सेवाओं को अलग अलग तरीकों से काम करने में सक्षम बनाया है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए इंटरनेट से पहले, ठीक है, तब चाइनी इंटेलिव ऑपरेटर्स दुनिया में कहीं भी किसी कॉन्फ्रेंस, एकेडमिक इवेंट या सेमिनार में आते थे और वे वहां मौजूद लोगों में से दिलचस्प व्यक्तियों को तलाशते थे। और वो कौन है? वे लोग होते हैं जिनके पास सैन्य, सरकारी, खुफिया या व्यावसायिक जानकारी होती है ना। चीनी खुफिया तंत्र के लिए हर चीज में दिलचस्पी होती है और उनके पास संसाधन और प्रेरणा दोनों हैं कि वे मूल रूप से सब कुछ इकट्ठा कर लें। तो पुराने समय में आप इन आयोजनों में जाते थे, नेटवर्किंग करते थे, शायद पत्रों का आदान प्रदान करते थे और फिर कोशिश करते थे कि उन्हें अपने किसी रिसर्च या प्रोजेक्ट में मदद के लिए आमंत्रित करें। और ये सब बहुत साधारण सा लगता था। आप जानते हैं, वे शुरू से ही गोपनीय जानकारी नहीं मांगते थे। अब लिंक्डइन और कई अन्य ऐप्स के साथ उनके लिए दायरा बहुत बढ़ गया है। अब उनके पास बाहर जाकर उन लोगों तक पहुंचने के ज्यादा मौके हैं जो ऐसी जगहों पर है जहां उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति के पास अहम जानकारी है। वे धीरे धीरे और नरमी से रिश्ता बनाना शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह व्यक्ति की भर्ती और फिर गोपनीय जानकारी तक ले जाएगा। वैसे ये भी सही है, कौन लिंक्डइन पर लंबी बातचीत करता है? भले ही आप रिश्ता बनाना शुरू करें, लेकिन लोगों की जिंदगी बहुत व्यस्त होती है, वे अपने काम में लगे रहते हैं, तो ये बातचीत आगे कैसे बढ़ती है? हाँ, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अक्सर ये साधारण तरीके से शुरू होता है। मैंने आपकी पब्लिकेशन या पेपर पढ़ा, अगर वो अकादमिक है या आप रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं, वहीं से बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर आप स्थायी संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। क्या हम संपर्क विवरण साझा करें और मैं आपको कुछ ईमेल भेजूंगा, या आप जानते हैं मैं इस पेपर पर काम कर रहा हूं और इस विषय पर फंसा हुआ हूं, क्या कोई तरीका है जिससे आप मेरी मदद कर सकते हैं? और फिर शायद अगली बार जब ऐसा मौका आए तो शायद मैं आपको एक स्टाइपेंड, थोड़े पैसे भी दे सकता हूं आपको धन्यवाद कहने के लिए।
और फिर आखिरकार शायद आप जानते हैं उस रिश्ते को एक व्यक्तिगत मुलाकात में बदल देते हैं, है ना। और शायद आप वो मुलाकात करते हैं और कुछ आकलन करते हैं। शायद आप उस व्यक्ति को किसी ऐसे को सौंप देते हैं जो खुफिया अभियान में आपसे थोड़ा आगे है, और अचानक आप जानते हैं आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उस रास्ते पर चलने को तैयार हो, और आप दबाव के बिंदुओं और कमजोरियों की तलाश कर रहे हैं, और आप मौके की तलाश कर रहे हैं। और एक बार जब आप वो जाल बिछा देते हैं, मतलब एक बार जब वे आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, भले ही वो शुरुआत में मामूली लगे एक इंटेल ऑपरेटर के नजरिए से, अब आपने वो जाल बिछा दिया है, अब आप उन्हें साथ लाते हैं। तो साफ है ये सब कुछ मॉनिटर करना काफी मुश्किल है, भले ही आप सबसे अनुभवी इंटेलिजेंस ऑफिसर हो या CIA या फिर इन देशों के साथ कोई भी हो। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया ज्यादा आम होता जा रहा है और ज्यादा टूल्स आ रहे हैं, ऐसे में ये जासूसी एजेंसियां इस नए खतरे से निपटने के लिए क्या कर सकती हैं? खैर कई चीजें हैं। एक तो ये है कि अकादमिक समुदाय और व्यावसायिक क्षेत्र के साथ अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा खुली बातचीत की जाए। अगर हम चीनी इंटेल ऑपरेटर के नजरिए से देखें तो उन्हें सब कुछ में दिलचस्पी है। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप सोच सकते हैं कि उन्हें मुझ में दिलचस्पी नहीं होगी, मैं बस कुछ सामान बना रहा हूं। हो सकता है कि उस सामान का कोई खास हिस्सा उनके नजरिए से किसी चीज के लिए जरूरी हो जिस पर वे काम कर रहे हैं। इसलिए आप नहीं कह सकते कि उन्हें आपके बिजनेस में दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं। इसलिए आपको बातचीत और समझाना होगा कि क्या हो रहा है। इसी कारण वे लिंक्डइन पर ऐसा आकलन जारी करते हैं। उन्हें लोगों को यह बताना और सिखाना चाहिए कि जब उनसे संपर्क किया जाए तो वे थोड़े और संदेहवादी कैसे बने। फिर से, और ये लगातार होता रहता है, चाहे आप कृषि के क्षेत्र में हो और आनुवंशिक रूप से संशोधित इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी चीज के लिए डुअल यूज कंपोनेंट्स की बात कर रहे हो जो अंत में एक ड्रोन में इस्तेमाल हो सकती है। ये बहुत बड़ा मैदान है। तो फिर दूसरी चीज जो आपको करनी होती है वो ये है कि आपको काउंटर इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत आक्रामक होना पड़ता है। हाल ही में अमेरिका में कई मामले सामने आए हैं जहां कुछ लोगों पर चीनी खुफिया एजेंसी के साथ काम करने का आरोप लगा है। वाह, ये बहुत दिलचस्प है और कई मायनों में बहुत डरावना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद माइकल बेकर। अपना ध्यान रखना। अमेरिका और कनाडा में हर 8 में एक वयस्क में ओजेम्पिक दवा का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी कीमत इतनी अधिक है कि कई लोग इसे नहीं खरीद सकते क्योंकि खुदरा मूल्य प्रति माह $1000 तक हो सकता है। हालांकि पिछले महीने मई के अंत में कनाडा पहला G7 देश बन गया जिसने इस इंजेक्शन के जेनेरिक संस्करण को मंजूरी दी, जिसे जैसा कि मैंने कहा हर महीने लगाया जाता है और जो बहुत जल्द फार्मेसी की शेल्फ पर उपलब्ध होने वाला है। अब हमारे साथ अटलांटा से जुड़ रहे हैं डॉक्टर जूलियन कवानो, जो एमरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ ही CBC रेडियो कनाडा के मेडिकल संवाददाता भी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। तो सबसे पहले हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, एक बहुत बड़ी लहर है। ओजेम्पिक और ऐसी दूसरी दवाएं, हम इन्हें डायबिटीज के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होते हुए देख चुके हैं। इतनी सारी रेगुलेटरी एजेंसियों के बावजूद ये दवा अचानक वजन कम करने वालों को कैसे दी जा रही है, जब लोग सालों से जल्दी असर वाली दवा ढूंढ रहे हैं? हाँ, क्योंकि ओजेम्पिक डायबिटीज की दवा नहीं है। ये एक अद्भुत न्यूरो दवा है जो शरीर की तृप्ति, पेट भरने का एहसास, भूख और खाने की इच्छा को नियंत्रित करती है। जैसे जैसे हम इन दवाओं पर और अधिक मरीजों को रख रहे हैं, हम ये खोज रहे हैं कि इसका दिमाग पर, खासकर रिवॉर्ड सिस्टम पर, अन्य प्रभाव भी होता है। और यही वजह है कि वज़न कम करने का असर दिखता है, क्योंकि लोगों के लिए अपनी भूख, तृप्ति और वज़न कम करने की क्षमता को नियंत्रित करना काफ़ी आसान हो जाता है, जो डायबिटीज़ से सीधे जुड़ा हुआ है। इसी कारण इसे डायबिटीज़ और मोटापे के मरीजों को मंजूरी मिली है। आने वाले कुछ वर्षों में इसके अनुमोदित उपयोग के दायरे के बढ़ने की संभावना है। लेकिन इसके साथ ही चूंकि इसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना नहीं था और अब ऐसा लगता है कि अचानक पूरी दुनिया पतली दिख रही है और लोग इसे ले रहे हैं, लेकिन हमें वास्तव में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं है। मेरा मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर कुछ समस्याएं आ जाएं, खासकर क्योंकि आपको इसे नियमित रूप से लेना पड़ता है?
आपको इसे नियमित रूप से लेना पड़ता है। ऐसा लगता है कि इस दवा के बहुत से सकारात्मक प्रभाव यानी वजन कम होना, मरीज इन दवाओं को लेना बंद कर देते हैं तो वे लंबे समय तक बने नहीं रहते, जिससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को ये दवाएं दी जा रही हैं, हम कुछ दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं दिखते, क्योंकि ऐसे डेटा लाखों करोड़ों मरीजों के दवा लेने पर ही मिलते हैं। यहाँ मैं नियमित रूप से ऑप्टिक न्यूराइटिस के मामले देखता हूँ, और भविष्य में हम जिस चीज़ का वाकई में और अधिक अध्ययन करने वाले हैं वो हैं संभावित मानसिक साइड इफ़ेक्ट्स। ये एक ऐसी बात है जिसे समझना ज़रूरी है कि जब आपके इनाम प्रणाली में बदलाव होता है तो किसी के दिमाग में जो बदलाव आता है उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। जब लोग शराब या जुए की आदत छोड़ते हैं तो इसका सकारात्मक असर होता है, लेकिन कभी कभी हम देख सकते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों के अंदर जो प्रेरणाएं होती हैं वे कभी कभी इन दवाओं के कारण बदल सकती हैं। अब तक यह अनुभवजन्य डेटा है, लेकिन हमें इसे बेहतर समझने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता होगी। साथ ही आप बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, ये एक न्यूरोलॉजी के तरीके से काम करता है, लेकिन ये कैसे करता है या आप ये कैसे तय करते हैं कि आप इसे किसे लिख सकते हैं? क्या मानसिक बीमारियों के लिए दवाएं लेने वाले लोग जानते हैं कि ये दवाएं एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं? हर किसी के दिमाग की केमिस्ट्री अलग होती है। हाँ, और ये सच में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का दौर है, या शायद भविष्य में हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल मार्कर्स होंगे जिससे हम तय कर सकेंगे कि ये दवाएं किसके लिए सबसे बेहतर हैं। अधिकतर देशों में अप्रूवल प्रक्रिया बहुत सीमित होती है। इजराइल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये सच में सिर्फ उन लोगों तक सीमित है जिन्हें डायबिटीज है और वजन कम करने की जरूरत है। कुछ दूसरे देशों में इसके संकेत थोड़े ढीले हैं। कुछ देशों में डॉक्टर को ज्यादा फैसले लेने की छूट मिलती है। आप सही हैं, हमें और डेटा चाहिए। और इस बारे में भी सोचने की बात है कि अगर समाज में बड़ी संख्या में लोग इन दवाओं पर होंगे तो इससे पूरे सिस्टम और लोगों की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। अब लागत पर बात करते हैं। ये सबके लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है, लेकिन कनाडा कैसे अचानक जेनेरिक दवा ऑफर कर सकता है? क्या ये पेटेंट से जुड़ा है? देखो एमिली, हम सब कभी कभी कागजात भेजने या फीस समय पर जमा करने में चूकते हैं, और ऐसा लगता है कि कनाडा में ओजेम्पिक बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी पेटेंट को कनाडा में बंद रखने के लिए जो फीस देनी थी वो देना भूल गई। तो उन्होंने इस तरह से एक बहुत ही प्रशासनिक गलती के कारण पेटेंट खो दिया, और ये उस समय के साथ भी मेल खाता है जब डेटा यानी क्लिनिकल ट्रायल का डेटा भी सार्वजनिक कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि अब कनाडा में आपके पास जेनेरिक निर्माता हैं जो न केवल दवा बना सकते हैं बल्कि यह भी साबित कर सकते हैं कि दवा प्रभावी और सुरक्षित है उन डेटा के आधार पर जो अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने पहले इकट्ठा किए हैं। उन्हें बाजार में आने के लिए वे अध्ययन दोहराने की जरूरत नहीं है। तो यही कारण है कि ये जेनेरिक निर्माता कनाडा में जेनेरिक ओजेम्पिक को बहुत कम लागत पर बना पा रहे हैं। लेकिन सिस्टम में ये थोड़ा अजीब है, खासकर हमारे लिए अमेरिकियों के लिए ये जल्दी सीमा पार नहीं करेगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत रोचक। धन्यवाद डॉक्टर जूलियन कैवनो। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। दिसंबर में हुई 18 वर्षीय छात्र हेनरी नोवाक की हत्या ने यूनाइटेड किंगडम में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। साउथहैम्पटन में विक्रम दिग्वे ने नोवाक की चाकू मारकर हत्या की। उन्होंने कहा कि नोवाक ने नस्लीय दुर्व्यवहार किया और वे आत्मरक्षा में थे। लेकिन चौंकाने वाले नए बॉडी कैम फुटेज से ये सामने आया है कि पुलिस ने अपराध स्थल पर जांच को कैसे संभाला था। अब हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं पत्रकार नोआ हॉफमैन, जो द स्पेक्टेटर के राजनीतिक संवाददाता हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद नोआ। धन्यवाद। तो ये वाकई एक पागलपन भरी कहानी है जिसके बारे में हम काफी समय से बात कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उन दर्शकों के लिए जिन्होंने इस मामले पर नजर नहीं रखी है, बताइए कि क्या हुआ और ये इतना विवादास्पद, उलझन भरा और जटिल क्यों है? तो ये वाकई एक बहुत ही दुखद मामला है जिसमें एक 18 साल की विश्वविद्यालय की छात्रा को साउथहैम्पटन में बहुत ही दुखद तरीके से चाकू मार दिया गया। जब पुलिस को अपराधी यानी उसके परिवार द्वारा बुलाया गया तो उन्होंने पीड़ित हेनरी को इस मामले में अपराधी दिखाने की कोशिश की और उन्होंने ये दावा किया कि हेनरी ने विक्रम डिग्वा, जो एक सिख हैं, के प्रति नस्लवादी व्यवहार किया था ताकि असली घटना की कहानी को बदलने के लिए ध्यान भटकाया जा सके।
अब जब पुलिस वहां पहुंची तब हेनरी को चाकू मारा गया था और उसने पुलिस से कहा, मुझे चाकू मारा गया है, मुझे मदद चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा, हमें तुम पर विश्वास नहीं है। उन्होंने उसे हथकड़ी लगा दी। उसने बार बार कहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और वही उसके आखिरी पल थे। पुलिस ने चाकू के घाव की देखभाल नहीं की, जिससे उसकी मौत हो गई और उस पर नस्लवादी होने का आरोप लगाया गया। तो और ये सब कहने के बाद अब क्या विकल्प हैं? क्या ये पुलिस की तरफ से एक अपराध है, चाहे गलती किसी की भी हो, उसे हथकड़ी लगाना और ऐसे फैसले पर जल्दी पहुंचना? तो ये मामला है, इस केस का यूके में बहुत बड़ा राजनीतिक असर हुआ है। खासकर इसने पुलिसिंग की स्थिति पर बहस छेड़ दी है। और क्या ये शायद उस तरह की पहचान की राजनीति और डीईआई एजेंडा से प्रभावित हुआ है, जैसा कि हमने ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के बाद देखा था। और जब पहचान की राजनीति वास्तव में बहुत सी सार्वजनिक चर्चाओं के केंद्र में थी। यूनाइटेड किंगडम में इसका अधिकांश हिस्सा वास्तव में अमेरिका से आया, जबकि हम यहाँ अलग संदर्भ में काम करते हैं। हालांकि इसके कई राजनीतिक परिणाम भी हुए हैं, इस मायने में कि कुछ राजनेता शायद इस बेहद दुखद मामले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोगों में निराशा है। आलोचक कहेंगे कि जब समाज को एकजुट होना चाहिए और तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसे समय में और अधिक विभाजन हो रहा है। सही बात है। और हम इतनी ज्यादा हिंसा देख रहे हैं, सामूहिक गोलीबारी और न जाने क्या क्या। और जाहिर है जब हम इतने बटे हुए हैं तो इस तरह की चीजें अपने आप में ही काफी डरावनी और खतरनाक हैं। अब जारी की गई बॉडी कैमरा फुटेज से ये भी पता चलता है कि जिस अपराधी को 20 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, वो भी सच नहीं बोल रहा था। हाँ, मैं आपको सुधारना चाहती हूँ। यूनाइटेड किंगडम में हमारे यहाँ वास्तव में सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं नहीं होती हैं। हाँ, ये सच है। यहाँ बंदूक कानून अच्छे हैं, जिससे हम सुरक्षित हैं, लेकिन चाकू से जुड़े अपराधों की समस्या है। और ये उसका एक और उदाहरण था। तो इस बात पर काफी बहस हुई है कि क्या सिख लोगों को उनके धार्मिक अनुष्ठानिक चाकू, कृपाण को साथ रखने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, और क्या उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। अब ये चर्चा है जो सार्वजनिक विमर्श में चल रही है, लेकिन सिख समुदाय के कई सदस्यों ने ये बात कही है कि अपराधी ने वास्तव में धार्मिक चाकू का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने हमले को अंजाम देने के लिए कोई और चाकू इस्तेमाल किया था और उनका मानना है कि ये असली मुद्दा नहीं है, बल्कि ध्यान भटकाने वाली बात है। तो इस बेहद दुखद मामले से कई सवाल उठे हैं। अब उपराष्ट्रपति जेडी वांस की बात करें, जो आमतौर पर अलग थलग रहते हैं लेकिन इमिग्रेशन पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने इसमें दखल दिया और इसका दोष प्रवासियों और तथाकथित लोगों पर डाल दिया, जबकि वो खुद एक यूके नागरिक थे। तो क्या उपराष्ट्रपति वांस का इसमें दखल देना और कुछ कहना अनुचित था? और यूके के राजनीतिक हलकों में इसके क्या परिणाम होंगे? तो मुझे लगता है कि यहाँ की अधिकांश जनता उनके हस्तक्षेप को काफी हास्यास्पद मानने में एकजुट है। लोगों का मानना है कि दूसरों पर ध्यान देने से पहले अपनी समस्याएं सुलझानी चाहिए, दूसरे देशों को उपदेश देने और घरेलू मामलों में हस्तक्षेप से पहले। मुझे लगता है कि न्याय सचिव और उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी, जो जेडी वेंस के करीबी हैं, ने उनसे फोन पर कूटनीतिक तरीके से वही भावना दोहराई थी। जैसा कि आपने कहा, अपराधी ब्रिटिश था, वो यही पैदा हुआ था। यूके में बड़े पैमाने पर प्रवास से कई समस्याएं रही हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति प्रवासी नहीं था, तो उनकी दखलंदाजी को यहाँ बहुत से लोगों ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। धन्यवाद पत्रकार नोआ हाफमैन, द स्पेक्टेटर के राजनीतिक संवाददाता। इसी विषय में ईरान में जासूसी के आरोप में कैद एक ब्रिटिश दंपति ने 10 साल की जेल के खिलाफ अपील हार दी है, जबकि वे इन आरोपों का खंडन करते हैं। परिवार का कहना है कि क्रेग और लिंसी फॉर्मन को सुनवाई में नहीं आने दिया गया, जबकि यूके सरकार पर उन्हें घर लाने की स्पष्ट योजना पेश करने का दबाव बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में और जानकारी है। मेरा नाम क्रेग फॉर्मन है। मैं हमेशा टोरंटो में बढ़ ही रहा हूँ और 10 साल से लिंडसे से खुशी खुशी शादीशुदा हूँ। हम दोनों इस समय तेहरान की एविन जेल में 10 साल की सजा में से 14 महीने काट रहे हैं।
उन अपराधों के लिए जो कभी किए ही नहीं गए, यूके और इजराइल के लिए जासूसी करने के झूठे आरोपों में। ईरान में जेल में बंद एक ब्रिटिश दंपति ने 10 साल की सजा के खिलाफ अपील हार दी है, उनके परिवार ने बताया। क्रेग और लिंडसे फॉरमन को पिछले साल ईरान में जासूसी के आरोप में सजा मिली थी, जिसे वे नकारते हैं। परिवार ने कहा कि अपील उनकी जानकारी बिना हुई और दंपति को सुनवाई में शामिल नहीं किया गया। वे कहते हैं कि क्रेग और लिंडसे से फारसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिन्हें वे पढ़ नहीं सकते थे। तो हम अंदर आ गए हैं और अब हम बाइक को अलविदा कह रहे हैं। तो अब हम बस गाड़ी चलाएंगे और सारा सामान निकालकर अपने प्यारे दोस्तों की कार में रखेंगे और फिर हम निकल जाएंगे। इस जोड़े ने ईरान में हिरासत से पहले मोटरसाइकिल से यात्रा की थी। जो बेनेट, लिंडसे फॉरमन के बेटे, कहते हैं कि वो मां से लगातार संपर्क में हैं, लेकिन जेल की स्थिति बहुत चिंताजनक है। मैं लगभग हर दिन अपनी मां से बात कर पाया हूं। आज सुबह भी मैंने उनसे बात की थी। सुनिए, हालात वहां बहुत खराब है जब से वे वहां पहुंचे हैं, खासकर जब मेरी मां अक्टूबर में वहां गई थी। आप जानते हैं, वहां चूहे भरे हुए हैं, गंदगी और कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। वहां बिल्कुल सफाई नहीं है। वे ऐसी जगह के आदी नहीं हैं। ये जेल बहुत ही बुरी हालत में है। और सुनिए, वे हमें बता रहे हैं कि आप जानते हैं, रात भर वे जेट्स की आवाज सुनते हैं, वे बमों के गिरने की आवाज सुनते हैं जो एवन के बाहर के इलाकों में गिर रहे हैं। और बमों में से एक जेल के इतना करीब गिरा कि उसने सच में, आप जानते हैं, खिड़कियों और छत में छेद कर दिया। तो वे बहुत परेशान हैं। मेरा मतलब है, ये तो हल्के में कहना होगा, वे डरे हुए हैं। ईरान की न्यायपालिका ने अपील पर तुरंत टिप्पणी नहीं की। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो निराश है और वो ये सुनिश्चित करने के लिए काम करता रहेगा कि क्रेग और लिंडसे को सुरक्षित रूप से यूके वापस लाया जाए। लेकिन परिवार का कहना है कि ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रहने के बावजूद उन्होंने अब तक उन्हें घर लाने के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं देखी है। जहां तक यूके सरकार से हमें जो समर्थन मिला है, सच कहूं तो वे संवाद करने में अच्छे रहे हैं। और जब भी हम चिंतित, निराश या जैसी भी स्थिति में रहें, परिवार के लिए एक भावनात्मक सहारा बने हैं। समर्थन में उन्होंने दूतावास अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी है, लेकिन पिछली बार से 3 महीने बीत गए हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समर्थन यह है कि वे मेरे माता पिता को घर लाने की क्या योजना बना रहे हैं। और फिलहाल हमने उसमें कोई योजना, रणनीति या कोई बदलाव नहीं देखा है। तो अगर मैं ईमानदार रहूं तो समर्थन बहुत ही कम रहा है। ब्रिटिश सरकार ने पहले फोरमैन की सजा को पूरी तरह से अनुचित बताया है। अपील असफल होने पर परिवार ने कहा कि मामला गंभीर हो गया है क्योंकि दंपति अब भी जेल में हैं, आरोपों से इनकार कर रहे हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और अलविदा कहने से पहले हमें थोड़ा सा विराम लेने का मौका मिलता है। पैंडा डिप्लोमेसी फिर चर्चा में है क्योंकि सभी पैंडा चीन की संपत्ति हैं, चाहे उन्हें दुनिया के चिड़ियाघरों या अनुसंधान केंद्रों को उधार दिया गया हो। अब शंघाई चिड़ियाघर से 2 पांडा सुरक्षित ताइपे चिड़ियाघर पहुंच गए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। हालांकि वे 1 महीने के लिए क्वारंटीन में हैं, लेकिन उन्हें दर्शकों और देखने वालों के लिए जल्द ही छोड़ा जाएगा ताकि वे उनका आनंद ले सकें। वे एक छोटी नस्ल के हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उनकी शक्ल रैकून जैसी है और वे लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं।